देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन क्लिक के माध्यम से राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत 7,56,000 से अधिक पेंशनर्स के खातों में अप्रैल माह की पेंशन राशि जारी की। इस दौरान कुल 111 करोड़ 82 लाख से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में हर वर्ष हजारों नए लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे। देहरादून में आम जनता की समस्याओं के निवारण को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नो पेंडेंसी को प्रशासन का मूल मंत्र बताया है। उन्होंने सभी विभागों से समयबद्ध कार्रवाई करने, आपसी समन्वय बढ़ाने और पारदर्शिता के साथ काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि कार्यों में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा। जनता को चूंकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए। उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है। जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियां हैं वो पेंडेंसियां समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। देहरादून में सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ऊर्जा विभाग और जिलाधिकारी के साथ विद्युत लाइनों की अंडरग्राउंड केबलिंग परियोजना की समीक्षा करते हुए पिटकुल को निर्देश दिए कि सड़क खुदाई की केबलिंग और ब्लैक टॉपिंग का कार्य जून माह तक हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक साथ कई फ्रंट खोलने के बजाय सीमित क्षेत्रों में अधिक श्रमिक लगाकर कार्य को तेजी से पूरा किया जाए ताकि शहरवासियों को कम से कम परेशानी हो। जबकि जिलाधिकारी देहरादून को साप्ताहिक मॉनिटरिंग करने और एक स्थान का कार्य पूरा होने के बाद ही अगले क्षेत्र में कार्य शुरू करने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। डीएम ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। उन्होंने यातायात सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष तैयारियां सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। कांवड़ मेला मानसून के बीच में होगा और साथ ही काफी जगह हमने देखा है कि कार्य भी चल रहे हैं रोड पर, हाईवे पर, घाटों पर और साथ ही कांवड़ यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी देखी है। इसको देखते हुए जो नए हमारे हाईवे थे उनका भी प्रयोग किया जाएगा। जो नए हमारे बाईपास कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको भी देखा जाएगा। नई पार्किंग स्थल भी हम चारधाम यात्रा के 18वें दिन तक तीर्थ यात्रा का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक चारों धामों में 7,60,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है, जहां 3,44,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। मंगलवार को खराब मौसम और बर्फबारी के बीच श्रद्धालु छाते लेकर लंबी कतारों में खड़े नजर आए, तो वहीं बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है और सावधानी बरतने की अपील की है।
विकासनगर के ढकरानी और ढालीपुर क्षेत्रों में यमुना नदी में अवैध खनन तेजी से जारी है, लेकिन समदार विभाग आंख मूंद कर बैठे हैं। खनन पट्टों की आड़ में माफिया पट्टों की सीमा पार करके पूरी नदी में टमटम मशीनों से खनन कर रहे हैं। ढालीपुर में गैर कानूनी खनन स्टॉक भी संचालित हो रहा है, जिससे रात दिन डंपरों में भरकर देहरादून भेजा जा रहा है। इस अवैध खनन की गतिविधियों का असर उत्तराखंड की पहली रामसर कंजर्वेशन साइट और आसन कंजर्वेशन रिजर्व पर भी पड़ रहा है, जो कि विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए महत्वपूर्ण है। नियमों के अनुसार कंजर्वेशन रिजर्व के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन निषेध है, लेकिन इसके बहुत करीब धड़ल्ले से लगातार खनन जारी है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। देहरादून से खबर है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी सब्जी मंडी के पास हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने 3 फल ठेलियों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सड़क पर फल बिखर गए। ठेली संचालकों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं घटना के बाद मौके पर हंगामा भी देखने को मिला। मुआवजे को लेकर लोगों में तीखी नोकझोंक देखी गई। स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जुटी रही। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान 12 वाहनों के खिलाफ मोटर अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई है, जिनमें से 3 वाहन सीज किए गए हैं, तो वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 5 लोगों पर धारा 81 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील जगहों पर लगातार सघन चेकिंग कर रही है, ताकि आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक 16 वर्षीय बालिका के कथित अपहरण की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पिता के उपचार के लिए जिला अस्पताल आई ये बालिका अचानक से लापता हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी कर उसे सल्ली गांव क्षेत्र से बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार बालिका को बंधक बनाकर रखा गया था, जबकि 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोग दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले की जांच तेज कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। कि चंपावत में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक घटना सामने आ रही है, जिसमें एक अवयस्क बालिका के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। ये भी बताया गया फोनकर्ताओं के द्वारा कि पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, और चूंकि मामला यह है कि इसमें भी भाजपा का कोई पदाधिकारी शामिल है, इसलिए पुलिस एफआईआर करने से बच रही है। गैंग रेप में 3 लोग शामिल हैं जैसा बताया जा रहा है। 3 में से एक व्यक्ति भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष है, सीधा सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। 3 लोगों द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म करने के बाद उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए गए, उसे जान से मारने तक की धमकी दी गई। क्या अपराधियों के मन से पुलिस का डर निकल चुका है? कानून का खौफ खत्म हो चुका है? आज दिनांक 6 मई 2026 को 112 के माध्यम से कॉलर द्वारा सूचित किया गया कि एक नाबालिग बालिका जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए सल्ली गई थी, वह वहां से मिसिंग है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली चंपावत का फोर्स मौके के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर जानकारी जुटाई व पीड़िता की खोजबीन हेतु लग गए। इसी क्रम में एक डेयरी के पास से लड़की की बरामदगी हुई। बरामद पीड़िता से बातचीत के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पर तत्काल पीड़िता को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार व मेडिकल परीक्षण। टिहरी गढ़वाल में भाजपा में शामिल होने के बाद समाजसेवी दर्शन लाल आर्य का नई टिहरी और घनसाली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। घनसाली के होटल कुटुंब बसेरा में फूल मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान दर्शन लाल आर्य ने कहा कि उनका भाजपा से जुड़ाव पहले से रहा है और वे किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं
बल्कि संगठन और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए पार्टी में सक्रिय हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया है पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। वहीं डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि आर्य के पार्टी में आने से घनसाली क्षेत्र में भाजपा को मजबूती मिलेगी, जिसका असर आगामी चुनावों में भी देखने को मिलेगा। लोग भाजपा में शामिल होने के बाद इस टाइम पे जो पहली बार पहुंचे, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। और नीचे से हमारे काफ़ी लोग जो हमारे डोईवाला क्षेत्र है वहाँ के जो हमारे बीजेपी के जो सीनियर लोग हैं वो भी साथ में आए हैं। और यहाँ पे इस सीज़न में क्या है कि शादियाँ बहुत है, हर गांव में कम से कम 3-3 4-4 शादियाँ हैं। और हमारा भी कुछ प्रोग्राम ऐसा है कि नीचे हमने कुछ काम करना है पार्टी की तरफ से, इसलिए हम आज आए हैं। और आज ही हम लोग जो है ना यहाँ से वापस भी होंगे और फिर दोबारा हम सब लोग जो है क्षेत्र में सबसे मिलके और फिर घनसाली में कार्यक्रम। चंपावत में जांच रिपोर्टों के अंतर को लेकर उठे सवालों पर स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने कहा कि अलग अलग समय पर की गई जांचों के परिणामों में अंतर आना एक सामान्य चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसे गलत नहीं माना जा सकता। उन्होंने बताया संबंधित 35 वर्षीय महिला की जिला अस्पताल में जांच 19 अप्रैल को हुई थी, जबकि निजी लैब की रिपोर्ट 2 मई की है, जिसके बीच पर्याप्त समय अंतराल है। इस दौरान उपचार, दवाइयों और आहार का प्रभाव रिपोर्ट में बदलाव ला सकता है। सीएमओ ने कहा कि बिना ठोस शिकायत के किसी भी रिपोर्ट को गलत ठहराना उचित नहीं है और यदि शिकायत मिलती है तो निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं मानकों के अनुरूप संचालित की जा रही हैं। सरकार द्वारा चलाई गई निःशुल्क जांच योजना जो चंदन डायग्नोस्टिक्स द्वारा उपलब्ध है, उसमें हमने जिला चिकित्सालय चंपावत में निःशुल्क जांच कराई थी और जिससे मुझे बहुत लाभ मिला और मेरी अनेक प्रकार की जांच भी फ्री में हो गई और जिला चिकित्सालय में ही रिपोर्ट के आधार पर मेरा इलाज हो रहा है। फिरोज देवी नाम मेरा, मैं लोहाघाट से आई हूँ और यहाँ मैंने दिखाया उत्तराखंड सरकार में, तो मुझे काफ़ी अच्छी सुविधा मिली और अब मेरी तबीयत भी सही है, अच्छा इलाज हुआ मेरा। मैंने दोबारा भी चेक कराया यहाँ और सब चीज़ के लिए मेरे लिए अच्छा हुआ। और मेरी जो जांचें थी वो उत्तराखंड सरकार में सारी फ्री में हो गई, मेरी फ्री में कर दिया गया मेरी जांच वगैरह सारी। अब मैं बिल्कुल सही हूँ। चंपावत में जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। जिला सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत स्वीकृत सभी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी योजना में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। जिन योजनाओं पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है उन्हें तत्काल प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही डीपीआर तैयार करने में किसी भी प्रकार की देरी पर जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी भी दी गई है। डीएम ने साफ कहा है कि जनहित से जुड़ी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन ही प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उत्तरकाशी में पिछले 5 दिनों से जारी बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन के साथ साथ किसानों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। बुधवार शाम गंगा और यमुना घाटी में हुई मूसलाधार बारिश और भारी ओलावृष्टि से गेहूं समेत नकदी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बाड़ागड्डी और धनारी क्षेत्र में पककर तैयार फसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। वहीं नौगांव, मुंगर, संती, गोडर और खाटल क्षेत्रों में भी खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। लगातार बारिश से नगर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई है और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से नुकसान के आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मसूरी में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक में
तेल, कोल्ड ड्रिंक और राशन सामग्री लदी हुई थी जो कि उत्तरकाशी पहुंचाई जानी थी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। मसूरी में विगत वर्ष सितंबर माह में आई आपदा के दौरान मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के निकट पुल क्षतिग्रस्त होने से संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया था, जिसके बाद वैली ब्रिज के सहारे अस्थायी आवाजाही बहाल की गई थी। लेकिन स्थायी समाधान की लंबे समय से उठ रही मांग को देखते हुए आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 12 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन पुल का शिलान्यास किया, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ की भी व्यवस्था की गई है और इसे 4 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए बताया कि मसूरी विधानसभा में 10 करोड़ की अन्य योजनाएं, किमाड़ी मार्ग के लिए 14 करोड़ रुपए, 1100 गाड़ियों की पार्किंग और तहसील भवन निर्माण को भी स्वीकृति मिल चुकी है। देहरादून जिले के विकासनगर के बाबूगढ़ क्षेत्र में बस चालक की लापरवाही के चलते एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने बिना पीछे देखे ही अचानक से बस को रिवर्स करना शुरू कर दिया। तभी पीछे से आ रही स्कूटी सवार महिला बस की चपेट में आ गई। हादसा इतना गंभीर था कि महिला की स्कूटी बस के नीचे फंस गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और बस चालक की लापरवाही की पड़ताल भी की जा रही है। चंपावत जिले के मंच तामली सड़क मार्ग पर मंगलवार शाम करीब 5 बजे भमार के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार अचानक से अनियंत्रित होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही तामली थाना पुलिस थानाध्यक्ष केसी जोशी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद घायल युवक को खाई से बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान 33 वर्षीय बसंत सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी भमार के रूप में हुई है, जिससे गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस से CHC मंच ले जाया गया और बाद में जिला चिकित्सालय चंपावत के लिए रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुद्रपुर में मिजोरम पुलिस और रुद्रपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई में देह व्यापार के अंतर्राज्यीय रैकेट का खुलासा हुआ है, जहां गावा चौक स्थित ब्यूटी क्वीन स्पा एंड सैलून सहित कई स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी कर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 2 नाबालिगों समेत 5 युवतियों को रेस्क्यू किया, जिन्हें नौकरी का झांसा देकर मिजोरम से लाया गया था। तो वहीं कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन, पेमेंट स्कैनर और रजिस्टर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि युवतियों को झूठे वादों के जरिए बुलाकर दबाव में देह व्यापार में धकेला जाता था, जिससे बाद में पुलिस ने संचालिका किकी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी तेज कर दी गई है। दिनेशपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच 3 राज्यों में पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल के नेतृत्व में भव्य विजय जुलूस निकाला गया। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। ये जुलूस इंटर कॉलेज से शुरू होकर सुभाष चौक पर संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे भी शामिल हुए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के तहत विकास को गति मिली है और पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार बनने की संभावना जताई गई है। तो वहीं प्रदेश महामंत्री नरेश हुड्डा ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व को दिया है, जबकि पूरे आयोजन में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है।
नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में 4 मई 2026 को हुई अहम सुनवाई में माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उत्तराखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को दी गई है डिफॉल्ट जमानत को रद्द कर दिया गया। ये मामला 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगों से जुड़ा है, जिसमें हिंसक भीड़ द्वारा फायरिंग, पथराव, पेट्रोल बम फेंकने, पुलिस स्टेशन को आग लगाने जैसी कई गंभीर घटनाएं शामिल थीं और इस संबंध में UAPA और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया और जांच प्रक्रिया पर अनुचित टिप्पणी की, जबकि जांच एजेंसी ने तेजी और प्रभावी ढंग से कार्रवाई की है।